वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैलकुलेशन ऑफ सैलरी के अंतर्गत जैसे सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है जो फैसिलिटीज़ दी जाती है एम्प्लायर के द्वारा एम्प्लॉय को। तो वो कौन सी फैसिलिटीज़ होती है? वो होती है रेंट फ्री हाउस की या रेंट फ्री अकोमोडेशन की। तो आज हम उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है बस वही हम देखेंगे इसमें। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। जैसा कि हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंतर्गत कि एम्प्लायर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, मकान की सुविधा दी जाती है। तो मकान की सुविधा दो प्रकार से दी जाती है। पहली तो दी जाती है इसके अंतर्गत या मकान नहीं देते हुए एम्प्लायर क्या करता है, उसको एक निश्चित राशि दे देता किराए के रूप में। क्या आप किराए के मकान में रह रहे हो, हम मकान आपको नहीं दे रहे हैं, आप मकान में रह रहे हो किराए से, तो हम आपको 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दे देते हैं। भले ही आप 8,000 रुपये के मकान में रहो किराए के मकान में या 12,000 के मकान में, कम वाले में रहेगा तो वो एम्प्लॉयर यूँ नहीं बोलेगा कि आप कम में रह रहे हो बचा रहे हो तो मेरे को दे दो, ऐसा नहीं होता इसमें। और ज़्यादा वाले मकान में रहेगा तो ज़्यादा देगा भी नहीं। तो उसको एक हाउस रेंट अलाउंस दे दिया जाता है जो कि पूरा टैक्सेबल होता है ना। और लेकिन उसके अंदर उसकी कुछ डिडक्शन देते हैं हम अंडर सेक्शन 10(13)(a) के सब सेक्शन के अंतर्गत, है ना। तो वो निकाल के हम सीख चुके हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ पर वो बात चल रही है इसके अंतर्गत कि एम्प्लायर ने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया है। अब वो क्या दे रहा है, मकान की फैसिलिटी। जब वो सर्विस पर रखा गया था तो उसकी टर्म्स ऑफ जो कंडीशन थी उसमें दिया था कि हम आपको मकान देंगे। अब ये देखेंगे हम यहाँ पर कि वो कर्मचारी किस टाइप का है, यानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है कि प्राइवेट कंपनी का। जब भी क्वेश्चन में आते हैं और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालना हो या वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, या फिर वो प्राइवेट कंपनी का है। तो हम दोनों कैलकुलेशन आज देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन या हाउस बिल बोलते हैं इसको। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सपोज करना यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दूसरा केस हम ले लेंगे यहाँ पर कि प्राइवेट एम्प्लॉइज है, यानी प्राइवेट कंपनी में काम करता है वो, प्राइवेट एम्प्लॉइज। हो गया। अब आगे देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है इसके अंतर्गत, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने उसको क्या अलाट किया, एक मकान अलाट किया कि आपको किराया देने की आवश्यकता नहीं, ये हमारी ओर से आपको मकान दिया जाता है, जो कि टर्म्स ऑफ कंडीशन थी उसकी, है ना, जब जॉब की। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो मकान दिया है, अब गवर्नमेंट का मकान है, अगर वो उसी लोकेलिटी में जहाँ पर सिचुएटेड है और अगर वहाँ किराए से देते तो सपोज करो किराया वहाँ 4,000 रुपये उसका फेयर रेंट था, 4,000 रुपये उसका फेयर रेंट था, लेकिन कर्मचारी को वो फ्री ऑफ चार्ज दे दिया, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय होने के कारण। तो ऐसी फैसिलिटी भी जो दी जाती है, जिसको मैंने परक्विजिट्स बताया था, तो वो भी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी टैक्सेबल होती है। तो कितना टैक्सेबल होगा? फेयर रेंट टैक्सेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट रूल के अनुसार मकान की क्या वैल्यू होती है वो टैक्सेबल होगी। जैसे भी आज मैंने बताया कि जो मकान गवर्नमेंट के द्वारा उसके एम्प्लॉय को दिया गया है उसका फेयर रेंट कितना है, उसका फेयर रेंट है 4,000 रुपीज़ पर मंथ, 4,000 रुपीज़ पर मंथ। ये यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करो आप 12 का, तो 48,000 साल भर का किराया सरकार को प्राप्त हो सकता था। ओके, लेकिन सरकार ने वो किराए पे ध्यान नहीं दिया, उसने वो मकान वो उसको दे दिया अपने एम्प्लॉय को। और उसका एक्चुअल में अगर वहाँ देखा जाए तो रेंट कितना आता है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, यहाँ पर आएगा रेंट एज पर गवर्नमेंट 1,200 पर मंथ, 1,200 पर मंथ है तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो साल भर का कितना हो गया इसका, यहाँ पर ये हो जाएगा 14,400 रुपये। ये 14,400 रुपये यहाँ पर याद रखना कि जब भी हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालेंगे तो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट का जो अकॉर्डिंग जो किराया होता है, जो उसकी सुविधा का मूल्य होता है वही लिया जाएगा, फेयर रेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 14,400 रुपये उसकी मकान का वैल्यूएशन हो गया। ये किस कंडीशन में? जब गवर्नमेंट ने
उसको फर्नीचर नहीं दिया हो या किसी प्रकार की वो सुविधा नहीं दे रखी हो, जैसे एयर कंडीशनर की नहीं दे रखी है और सपोज करना फिर टीवी फ्रीज नहीं दिया हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ जाती है। यानी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना हो गया अनफर्निश्ड के केस में 14,400। लेकिन अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर भी दिया है और फर्नीचर के साथ साथ मकान था, फर्नीचर दे दिया, फर्निश्ड करवा दिया, उसके बाद उसको टीवी फ्रिज एयर कंडीशनर ऐसे और कुछ भी जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए हैं वो भी दे दिए, तो ये सब भी इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी उसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस। तो यहाँ पर हम आज वो सीखेंगे रेंट जो लिया है इसके अंतर्गत फर्निश्ड हाउस के केस में। यहाँ पर अब ये फर्निश्ड हाउस में देखेंगे हम कि जब फर्नीचर दिया जा रहा है तो फर्नीचर दो तरीके से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट खरीद के देगी तो उसकी जितनी भी कास्ट होती है उसका 10% उसकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में हम ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे हम? उसकी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस जो आई है उसमें फर्नीचर की कास्ट का 10%। और अगर सपोज करो किराए से लेके दिया है तो किराया पूरा पर मंथ के हिसाब से, जैसे किराया दिया उसका कि आपका किराया होता है 1,000 रुपये, तो पूरे 12 महीने का कितना होगा 12,000, तो 12,000 रुपये किराया ऐड कर देंगे। यानी किराया पूरा 12 महीने का ऐड करेंगे अगर 12 महीने उसने सर्विस की है उस प्रीवियस ईयर में तो। और अगर सपोज करो यहाँ पर खरीद के दिया है तो खरीदने की जो लागत होती है, परचेस प्राइस होती है, उसकी कास्ट का 10% लेंगे जितनी कास्ट का फर्नीचर उसको दिया गया है। तो यहाँ समझ लेते हैं हम कि 40,000 रुपये की कास्ट का फर्नीचर दिया उसको, यानी फर्नीचर की सुविधा दे रखी है, तो 10% कास्ट ऑफ फर्नीचर ये ऐड कर दिया जाएगा। और 40,000 मैंने आपको बताया कि 40,000 की कास्ट है, यानी 40,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गवर्नमेंट ने और वो उसको एम्प्लॉय को मकान के अंदर इस्टेब्लिश करवा दिया, उसको लगा दिया। तो यहाँ पर 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 4,000, तो ये 4,000 हम ये प्लस कर देंगे। चलो ये फर्नीचर ही तक ही देता तो आज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना आ जाता हमारा 18,400 आ जाता। पर अब फर्नीचर के साथ साथ एम्प्लॉयर ने क्या दिया उसको, टीवी भी दे रहा है, फ्रिज भी दे रहा है, एयर कंडीशनर भी दे रहा है, हो गया। तो ये इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी दिए तो उसका किराया सरकार सब या तो किराए से लेके दिया है तो किराए से लेके देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1,000 रुपये पर मंथ के किराए पे तीनों चीज़ें ले ली और उसको दे दी सपोज करो, तो 12,000 रुपये टोटल होते हैं पूरे 12 महीने के। तो वो हम यहाँ पर जो रेंट चुकाया है गवर्नमेंट ने, यानी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर मीन्स गवर्नमेंट फॉर ये टीवी फ्रिज जो मैंने बताया आपको, टीवी फ्रिज एयर कंडीशनर, तो उसको मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये दिए उसने सपोज करो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया चुका रहा वो किराया, तो 12 महीने का किराया कितना होगा 12,000, तो ये 12,000 यहाँ ले लेते हैं हम और इस तरह से इनका सबका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 400, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 30,400 रुपये ये आपका आएगा गवर्नमेंट की केस में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या अकोमोडेशन, ये इस तरह से आ जाएगी। हो गया 30,400। ये हमने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाली, पर किस केस में निकाली हमने, ये निकाली हमने गवर्नमेंट के केस में। यहाँ पे फेयर रेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, एक बात का स्पेशली ध्यान देना। और यहाँ पर जो भी रेंट दिया है गवर्नमेंट के अनुसार, सुविधा का मूल्य दिया है उसको, रेंट फ्री जो हाउस दे रहे हैं उसकी सुविधा का मूल्य जो है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है वो ही लेंगे। पर मंथ दे रखा तो उसको 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद अगर सपोज करो उसको फर्नीचर दे रखा है, खरीद के दिया तो उसकी कास्ट का 10%, और अगर किराए से लेके दिया तो किराया पूरे 12 महीने का ऐड कर देंगे। तो ये फर्निश्ड हाउस का जाएगा, ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आया फर्निश्ड हाउस का। ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर फर्निश्ड हाउस। और अगर सपोज करो फर्निश्ड हाउस नहीं होता न तो उसको फर्नीचर दिया ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना आ जाता 14,400 होता। अब दूसरा केस लेते हैं हम, प्राइवेट कंपनी में कोई एम्प्लॉई है उसके केस में। अब उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर सपोज करना ये तो इसका तो ये तो हो गया हमारा इधर प्राइवेट एम्प्लॉई है
तो ऐसे केस में हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब वो जो मकान दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा यानी कंपनी के द्वारा, वो कौन सी सिटी में दिया गया है, यानी वहाँ उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर भी दो केस हो सकते हैं कि प्राइवेट संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉई है उसको कंपनी मकान दे रही है, तो मकान कंपनी का है यानी कंपनी इज ओनर, यानी एम्प्लॉयर इज ओनर, और नॉट यानी एम्प्लॉयर कंपनी है या नहीं है। ये दो केस आएंगे। तो दो केस आएंगे तो हम ये दो केस यहाँ सीखते हैं। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं हम इसके अंतर्गत। प्राइवेट एम्प्लॉयर के केस में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ रूल, इसको रफ कर देता हूँ मैं, और अब यहाँ देखते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं हम मकान के केस में, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, यानी कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालना है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पॉपुलेशन को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसका मकान है या नहीं है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमको कि जो मकान है उसका एम्प्लॉयर मालिक है, यानी एम्प्लॉयर इज ओनर, एम्प्लॉयर इज ओनर, अब एम्प्लॉयर ओनर है तो एक तो ये केस हो गया। और जो एम्प्लॉयर ने यानी प्राइवेट कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जो मकान दिया है उसका ओनर मालिक नहीं है, यानी कि दूसरा केस ले लेते हैं हम, एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर, एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर। अब एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ओनर होगा तो फिर मकान उसके पास है तो वो मकान उसको दे देगा, रेंट फ्री के हाउस के हिसाब से दे देगा। और अगर सपोज करो उसका मकान नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, रेंट पे लेगा और फिर अपने एम्प्लॉय को देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे हाउस टेकन, यहाँ पर आएगा हाउस टेकन ऑन रेंट बाय ओनर, यानी ओनर ने हाउस को किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया है और यहाँ पर किराए पे उसको नहीं लेना पड़ा, ये खुद का मकान था यहाँ पे, और यहाँ खुद का मकान नहीं है तो ये केस आएगा। अब जब एम्प्लॉयर इज ओनर तो यहाँ पर पॉपुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा हमको, यहाँ पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे, पॉपुलेशन पे ध्यान देना। और ये पॉपुलेशन लेते हैं हम 2001 की सेंसस के अनुसार, पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे। और यहाँ पर पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, पॉपुलेशन पे LATI, इस पे ध्यान नहीं देंगे, याद रखना। यहाँ पॉपुलेशन पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। दोनों की कैलकुलेशन अलग होगी, यानी कि ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाल रहे हैं किस केस में, इन द केस ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पॉपुलेशन देखेंगे कि जो मकान सिचुएटेड है जहाँ ओनर है, एम्प्लॉयर ओनर है, तो उसका मकान कौन से शहर में, वो शहर की पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन पे ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर पॉपुलेशन कितनी हो, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक हो, तो यहाँ पर याद रखना 7.5% ऑफ सैलरी ये लिया जाएगा, 7.5% लेंगे। फिर 10 लाख से 25 लाख तक नेक्स्ट, अगर जिसमें एम्प्लॉयर का मकान है और उसने अपने एम्प्लॉय को मकान रेंट फ्री दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अब पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक होगी। 10 लाख से नेक्स्ट 10 लाख से 25 लाख, 25 लाख हो गया। तो यहां पर आएगा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, यानी जो भी सुविधा का मूल्य होगा मकान का वो 10% होगा इसकी सैलरी का। अभी देखेंगे हम सैलरी का मीनिंग क्या होता है आगे। फिर नेक्स्ट लेंगे 25 लाख से अगर ज़्यादा है, अब उस शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो अब 25 लाख से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 25 लाख, मोर देन 25 लाख। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर
जो मकान की वैल्यू निकालेंगे हम, वहाँ पर होगा वो 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का परसेंटेज निकालना है तीनों जगह, 7.5%, 10%, 15%। पॉपुलेशन का याद रखना, 10 लाख तक हो तो 7.5, 10 लाख से 25 लाख हो यानी 10 लाख, 1 से 25 लाख तक हो तो 10%, और 25 लाख 1 से कितनी भी हो, है ना, मेजर सिटीज़ भी आ जाएगी इसके अंदर सारी, तो 15%। इस तरह से मकान की वैल्यूशन हम निकालेंगे। अच्छा, इसके साथ जैसा अभी मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन बताया है, ये तो हमारे जो परसेंटेज निकालेंगे ये सारे वो कौन से होंगे परसेंटेज, वो सब अनफर्निश्ड हाउस के। कोई फर्नीचर अगर दे रखा है तो फर्नीचर किराए से लेके दिया तो किराया पूरा ऐड कर देंगे, प्राइवेट कंपनी भी के केस में भी वही करेंगे। इसके अंतर्गत किराए से लेके दे रखा है तो किराया पूरा जोड़ेंगे, और अगर खरीद के दिया उसने तो उसकी कास्ट का 10% निकाल के दे देंगे। ओके, जैसे हमने बाकी का फर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन निकालने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाला था, उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये तो केस हो गया हमारा पॉपुलेशन पे ध्यान देते हुए कि मकान का ओनर कौन था, मालिक था एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर मालिक नहीं है तो उसने क्या करा, किराए से लेके दिया है। तो याद रखना इसके अंतर्गत जो उसने रेंट पेड किया है, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, यहाँ पर भी वही लिया जाएगा, रेंट पेड जितना उसने रेंट पेड किया वो, या 15% ऑफ सैलरी, और यहाँ पर आ जाएगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो इस तरह से ये इन दोनों में जो कम होगा वो वैल्यू होगी, और इसके अंदर फिर वही फर्निश्ड हाउस होगा तो यहाँ पर 10% फर्नीचर कॉस्ट का 10% जोड़ देंगे, अगर खरीद के दिया है और किराए से लिया तो किराया जोड़ेंगे, और तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस। इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आज हमने ये समझा इसके अंतर्गत कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उसको रेंट फ्री हाउस दिया जाता है तो कैलकुलेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हो गया। और फिर प्राइवेट अगर एम्प्लॉई है यानी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो जो उसका एम्प्लॉयर होता है उसका मकान खुद का होगा तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसा हमने इधर देखा ये। और इसी तरह से अगर मकान खुद का नहीं है तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर भी जो वैल्यू परसेंटेज निकालेंगे सैलरी का, है ना, तो जो बताया मैंने 7.5%, 10% और 15%, इसके अंदर यहाँ पर भी वो अगर फर्निश्ड हाउस दिया तो फर्नीचर की कास्ट का 10%, या फर्नीचर किराए से लेके दिया तो उसका किराया पूरे साल भर का ऐड कर दिया जाता है, तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाती है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सैलरी का क्या मीनिंग होगा। सब जगह सैलरी आ रही है, अब सैलरी का 15% आया, यहाँ सैलरी का 15, या सैलरी का 10, या सैलरी का 7.5%। तो हाउस रेंट अलाउंस में हमने सैलरी का जो परसेंटेज निकाला था वहाँ सैलरी में 3 चीज़ें ली थी, ध्यान देना है आप। 3 चीज़ें कौन कौन सी 3 चीज़ें ली थी हमने वहाँ पर, एक तो बेसिक सैलरी ली थी, डीए अंडर एग्रीमेंट होगा तो ही लिया जाता वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही केस है कि डीए अंडर एग्रीमेंट है या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो ही इंक्लूड करेंगे। और अगर खाली डीए दे दिया और इसके बारे में कोई इंटीमेशन नहीं दी कि वो अंडर एग्रीमेंट है या नहीं तो फिर शामिल नहीं करते। वहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स लिया था, यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स लेंगे, कमीशन भी लेंगे, यानी जो जो प्राप्त होता है सब लिया जाता है। यहाँ कमीशन ले रहे हैं, वहाँ कमीशन नहीं लेंगे। कमीशन ऑन सेल्स अगर दिया हो तो यहाँ पे भी लेंगे, और वहाँ पे मतलब हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन में भी लेते हैं। तो सैलरी में क्या क्या आता है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, सैलरी का मीनिंग क्या होगा मतलब, तो यहाँ पर ध्यान देना आप। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस करेंगे तो मीनिंग ऑफ सैलरी याद रखना आप कि इसमें सैलरी में क्या लेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या शामिल होता है ध्यान देना। इसमें सबसे पहले तो हमारी बेसिक सैलरी आ जाएगी, बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, कमीशन कैसा भी हो आपका, कमीशन ऑन सेल्स हो या कमीशन खाली कमीशन दिया हो तब भी लेंगे। इसके बाद जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस, वो सारे टैक्सेबल अलाउंसेस भी आ जाएंगे, टैक्सेबल अलाउंसेस।
अलाउंसेस। इसके बाद आता है आपका जो आपके पार्शली या पार्टली जो एग्जेम्प्ट होते हैं अलाउंसेस, जैसे कि मैंने बताया था आपको एजुकेशन अलाउंस, बोर्डिंग अलाउंस, है ना, ये, या फिर कन्वेंस अलाउंस। तो जो एग्जेम्प्टेड पोर्शन होता है उसका कुछ भाग एग्जेम्प्ट होता है और कुछ टैक्सेबल होता है। तो जो मिला है उसमें से एग्जेम्पशन वाला उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो, और जो टैक्सेबल आएगा उसको हम क्या करेंगे, वो यहाँ शामिल करेंगे। यानी यहाँ पे इसीलिए लिख दिया, या तो इसमें एक वर्ड भी लगा देते हैं हम, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। उसके बाद आएगा यहाँ पर टैक्सेबल पार्ट ऑफ पार्टली अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस कर देते हैं इसको, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, ये तो हमारे हो गए। अब इसमें याद रखना कि इसमें जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्टेड होंगे वो उसको शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती है, फैसिलिटीज़ जो दी गई है ना, जैसे कि कार फैसिलिटी हुई, सर्वेंट फैसिलिटी हुई, वो भी शामिल नहीं करेंगे। और अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, ओके, वो भी इसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन में सैलरी के निकालने में, सैलरी में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ, तो आरपीएफ में अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ वो उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। तो सैलरी के मीनिंग में हम यही लेंगे इसके अंतर्गत। ओके, इसके अलावा कोई नगद प्राप्ति होती है तो वो ले लेते हैं बस, बाकी इसके अलावा सैलरी में कुछ नहीं आएगा। और आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मकान की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पॉपुलेशन पे ध्यान देते हैं, इसके अंतर्गत ध्यान देना है। इसके अंतर्गत अगर ओनर एम्प्लॉयर है इसके अंतर्गत, और प्राइवेट कंपनी का है, सरकारी कर्मचारी के इसमें पॉपुलेशन का तो कोई रोल ही नहीं होता, वहाँ देखते ही नहीं है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, यहाँ देंगे। और एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं है तो इसी कंडीशन में या फिर पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे, केवल रेंट पेड, उसने जितना भी मकान किराए पे लिया है, किराए पे मकान लेके जितना भी रेंट पेड किया है वो राशि, या फिर 15% जो कर्मचारी की सैलरी है जो दोनों में कम होगा उसके अंतर्गत फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर की कास्ट का 10% निकाल के ऐड कर देंगे। इस तरह से मकान की कैलकुलेशन आ जाएगी। ओके, जय हिंद।